हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेन पॉलिसी किसे कहते हैं। फॉरेन पॉलिसी बेसिकली एक स्ट्रेटजी होती है या सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि एक रियासत को गाइड करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशनशिप रखने में। यानी जो इंटरनेशनल रिलेशंस रादर डेवलप करती है एक कंट्री, उस रिलेशंस को एक गाइड करता है उस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी। और जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का, वो होता है उस मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना। अब नेशनल इंटरेस्ट्स में जो अहम चीज होता है वो होता है मुल्क की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। और जो मेन ऑब्जेक्टिव या मेन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए एक कंट्री फॉरेन पॉलिसी को बढ़ाती है वो होता है डिप्लोमेसी। और फॉरेन पॉलिसी बहुत वायलेंट हो सकती है या नॉन वायलेंट हो सकती है। यानी कभी कभी एक कंट्री जो है नेगोशिएशंस के जरिए अपनी इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करता है और कभी कभी वार के जरिए अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द फॉरेन पॉलिसी सेट बाय द कंट्री, वेरी पर्टिकुलर कंट्री। नाउ किसी भी मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो इननेट या अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट चीज नहीं है, रादर इस फॉरेन पॉलिसी को बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी कैसे होगी। नाउ जो ये फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में हम जियोग्राफी का जिक्र कर सकते हैं, उस मुल्क की इकोनॉमी का जिक्र करते हैं, उस मुल्क की हिस्ट्री, कल्चर, या उस मुल्क के पास जो मिलिट्री पावर है वो, या कि इंटरनेशनल सिनेरियो जो होगा। ये सारी चीजें मिलके एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं। नाउ जो ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी को, इनको क्लासिफाई किया गया है इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनका रीजन जो है एक मुल्क की बाउंड्री के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल एक मुल्क की जियोग्राफी कैसे है, उस मुल्क की हिस्ट्री, उस मुल्क का ट्रेडिशन, कल्चर, या उस मुल्क की लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या उस मुल्क की लीडरशिप कैसी है, या उस मुल्क का जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल एंड सोशल एटमॉस्फेयर है वो चीजें कैसे है, वो चीजें ये जो चीजें हैं ये इंटरनल फैक्टर्स में आती है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, जो बिहेवियर है आपके नेबर्स का, या इसी तरह से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस तरह से म्यूचुअल नेगोशिएशन या मल्टीलेटरल नेगोशिएशन चल रही है, ये सारी चीजें इफेक्ट करती है फॉरेन पॉलिसी पे, और इन फैक्टर्स को हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। नाउ अगर हम हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे, 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। इसके बाद जो बेसिक आर्किटेक्ट था अर्लियर हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का वो था जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद इंदिरा गांधी की फॉरेन पॉलिसी जो पर्सनैलिटी थी वो असर पड़ा। बाद में बहुत सारे डॉक्ट्राइन्स इमर्ज होते हैं जिनका हम बाद में जिक्र करेंगे इस लेक्चर में। तो इन शॉर्ट कि हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी की जब हम हिस्ट्री देखते हैं, हम इसमें बहुत जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उन्होंने हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को शेप किया है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स ने भी हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को शेप किया है। नाउ जियोग्राफिकल लोकेशन, टोपोग्राफी, एक मुल्क की जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, एक मुल्क का एक्सटेंट, वो डिफाइन करता है एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को। और हिंदुस्तान की जब हम बात करेंगे, 7वां बड़ा मुल्क ये दुनिया में है एरिया के लिहाज से। इसके अलावा हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा जियोग्राफिक डाइवर्सिटी है। देखिए नॉर्थ में बहुत ज्यादा बड़े लॉफ्टी माउंटेन्स है, ईस्ट वेस्ट और साउथ में इसको कोस्टल रीजन्स है जो कि इंडियन ओशन को कवर करते हैं। तो इस चीज ने इंडिया को एक पहले नेचुरल बाउंड्री दी है और नेशनल डिफेंस भी दिया है। दूसरा, एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इंडिया है, और इंडियन ओशन के जरिए बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड जाता है। और इंडिया की लोकेशन ने इस
इस ओशन में इंडिया को एक इंपॉर्टेंट एक्टर बनाया है और इंडिया को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दी है इंटरनेशनल अफेयर्स में। यानी इन शॉर्ट जो इंडिया की जियोग्राफी है इसने डिफाइन किया है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को, और इंडियन जियोग्राफी एक इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। जो दूसरा है वो है इकोनॉमिक फैक्टर, यानी एक मुल्क की इकोनॉमी कैसी है। अगर एक मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग है उतना उसका इंटरनेशनल अफेयर्स में इंपॉर्टेंस है, अगर वो इकोनॉमिकली वीक है उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल अफेयर्स में उस मुल्क का नहीं होता है। हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं 1990s तक हिंदुस्तान में इकोनॉमिक स्टैग्नेशन थी, उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं थी, लेकिन जब 1991 में एलपीजी मॉडल यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मॉडल को हिंदुस्तान ने अपनाया तो हिंदुस्तान की जो वेल्थ है वो फिनोमिनली इंक्रीज हो गई और इंडिया एक ऐसा मार्केट बन गया जिसको बहुत सारी कंट्रीज प्रेफर करती थी। अब इस चीज ने इंडिया को एक लिवरेज दी है और इंडिया एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है इंटरनेशनल फोरम्स में, और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको एक प्रेस्टीज मिली है बिकॉज ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो है हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर। देखिए एक मुल्क की जो हिस्ट्री है उस मुल्क का कल्चर है वो उस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का बैकग्राउंड बन जाता है। और हिंदुस्तान की हम जब बात करते हैं, हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी रही है 1950 से लेके आज तक, इसमें हिंदुस्तान की हिस्ट्री और हिंदुस्तान का कल्चर साफ तौर से दिखता है। अगर चाहे हम बात करेंगे नॉन अलाइनमेंट की या हिंदुस्तान की जो पोजीशन थी अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म, अगेंस्ट द अपार्थाइड, या हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पंचशील था जिसने डिफाइन किया था चाइना और इंडिया की रिलेशन, इन सारी चीजों में हम हिंदुस्तान का जो कल्चर और हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है वो हम देखते हैं। लाइक अशोका's धम्मा, महात्मा गांधी नॉन वायलेंस, और जो हिंदुस्तान का कॉलोनियल पास्ट है, इन चीजों ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है हिंदुस्तान की उस फॉरेन पॉलिसी में जिसमें हिंदुस्तानी लाइक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी बनाई, एंटी कॉलोनियलिज्म, एंटी अपार्थाइड और एटसेट्रा। यानी अगर हम बात करेंगे जो या इसी तरह से हम हिस्ट्री में देखते हैं इंडिया हैज नेवर बीन एन एग्रेसर, और आज भी हिंदुस्तान ने किसी दूसरे मुल्क पे कब्जा या अटैक नहीं किया है। तो ये क्या चीज है कि हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री ने भी इफेक्ट किया है हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, और हम ये कहते हैं कि जो आजकल की हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ये कंटिन्यूटी है जो इसका रिच पास्ट या जो इसकी पास्ट एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो डोमेस्टिक सर्कमस्टेंसेस, जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल और सोशल माहौल है वो भी एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करता है। जैसे कि हम अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है और इस मुस्लिम पॉपुलेशन की वजह से हिंदुस्तान ने अरब कंट्रीज के साथ एक बेटर रिलेशनशिप डेवलप की है। सो मेनी मुस्लिम्स वर्क इन द मिडल ईस्ट कंट्रीज एंड इंडिया हैज ए वेरी कॉर्डियल रिलेशंस विद, इंडिया हैज रादर डेवलप्ड वेरी कॉर्डियल रिलेशंस विद द मुस्लिम वर्ल्ड। और जो हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही है विज़ इसराइल, वो इस कंसिडरेशन में कि जो हमारी डोमेस्टिक मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको कंसिडर में लेके उस चीज ने उस रादर इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट किया है। इसके बाद अगर हम श्रीलंका से हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी देखेंगे, इसमें जो तमिल पॉलिटिक्स है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। इसी तरह से बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप में वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स इफेक्ट करती है। इसी तरह से जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा डिटरमाइन होती है कि कश्मीर में किस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन है। यानी डोमेस्टिक फैक्टर्स भी कभी कभी एक मुल्क की या अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, डोमेस्टिक फैक्टर्स ने हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज्यादा इफेक्ट और मुतासिर किया है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर या डिटर्मिनेंट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी वो है लीडरशिप की पर्सनैलिटी, यानी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसमें स्पेशली आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो जो लीडरशिप है उसकी पर्सनैलिटी, उसकी लीडरशिप किस तरह से इफेक्ट करती है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की। नेहरू की बात अगर हम करेंगे, एक आइडियलिस्ट था और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी में हम आइडियलिज्म साफ तौर से दिखते हैं, जबकि इंदिरा गांधी की फॉरेन पॉलिसी में हम वो प्रैग्मेटिज्म देखते हैं और एग्रेशन देखते हैं। इसी तरह से मनमोहन सिंह जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे और उसकी फॉरेन पॉलिसी ने इकोनॉमी को बहुत ज्यादा प्रेफर किया है एज अगेंस्ट अदर फैक्टर्स। इसी तरह से नरेंद्र मोदी, जब जिसे हम मोदी डॉक्ट्राइन कहते हैं, या उससे पहले आईपी गुजराल
से गुजराल डॉक्ट्राइन कहते हैं। जो ये डॉक्ट्राइन्स है इस चीज को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है, जो लीडरशिप की पर्सनैलिटी है उस चीज वो चीजें इस पे इफेक्ट करती है। यानी जो पॉलिटिकल लीडरशिप की पर्सनैलिटी है, जो उसकी इन्फ्लुएंस है, वो भी उस चीज ने भी हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को शेप किया है। नाउ एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट दुनिया में चल रहा है, वो चीजें किस तरह से एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट करती है। और अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ने हमेशा से हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट किया है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हिंदुस्तान ने जो एक अहम पिलर था इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, उस पर इसलिए असर हुआ क्योंकि दुनिया में कोल्ड वार चल रहा था। कोल्ड वार की वजह से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इमर्ज हो गई। इसी तरह से अगर हिंदुस्तान ने एक इंटरनेशनल अफेयर्स में एक पीस लविंग कंट्री थी, बट स्टिल इट हैज टू गो टू फॉर वार विद बोथ चाइना एज वेल एज पाकिस्तान, बिकॉज लेटर कंट्रीज बोथ इंडिया, both China and Pakistan made aggression on it, and to counter that aggression India has to resort to violence. इसी तरह से जब 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्सप्लोड किया, तो इंडिया मजबूर हो गया कि उसके पास भी एक न्यूक्लियर वेपन हो। या अगर हम देखें 1991 में जब एलपीजी मॉडल इंडिया ने अडॉप्ट किया, उस पे जो इफेक्ट था वो ज्यादा रीजन ये भी था कि दुनिया में जो कोल्ड वार खत्म हो गया, यूएसएसआर खत्म हो गया, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का ऑलमोस्ट एंड हो गया, तो इंडिया ने भी उस आइडियोलॉजी को छोड़ा और एक प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन मॉडल लाया। यानी इन शॉर्ट जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं वो भी इफेक्ट करते हैं एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को। और अगर हम आप कंक्लूजन में देखेंगे, फॉरेन पॉलिसी बेसिकली ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये मिलके, यानी ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है, कोई सेपरेटली दीज फैक्टर्स डू नॉट वर्क, रादर इट इज द कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। और ऑब्जेक्टिव होता है फॉरेन पॉलिसी का वो यही है कि नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, जिसमें अहम चीज आती है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, जो हमारी बाउंड्रीज है उनको प्रोटेक्शन की जाए, कंट्री को एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाए। लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी ही फॉरेन पॉलिसी में नहीं आता है, बल्कि अपने मुल्क की जो पॉपुलेशन है उनका सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर को भी नजर में रखे, कंसिडरेशन में रखे एक कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन बढ़ती है, ताकि अपनी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी हो जाए। थैंक यू वेरी मच।